गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। जस्ट 7 मिनट्स रेडियो सक्सेस के 64 कैप्सूल्स पूरा करने के बाद हमने एक मनोरंजक प्रयोग किया है। हमने 10 बड़े कॉमन सेंटेंसेस अपने रेगुलर व्यूअर्स को भेजे, उनके ट्रांसलेशंस मंगवाए और उनमें जो कॉमन एरर्स हो रही हैं उनको स्टडी किया। इन सेंटेंसेस को देखने के पहले याद रखिए कि ये सारे ही सेंटेंसेस अच्छे स्तर के हैं, कॉम्पिटिशन्स के लेवल के हैं और जिन स्टूडेंट्स ने इनको फॉर्म किया है वो भी काफी अच्छे स्तर के हैं। इसलिए जो इनमें एरर्स हैं वो बड़ी न्यूएंसेस वाली एरर्स हैं, बड़ी एडवांस लेवल की छोटे छोटे शब्दों में हुई गलतियां हैं। ये ऐसी एरर्स हैं जो कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं बिना यह जाने समझे कि वो गलतियां कर रहे हैं। तो आइए एक नया प्रयोग शुरू करते हैं आज के 65th कैप्सूल में। हमें जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये एक नया प्रयोग है और आपके फीडबैक पर इसको आगे कितना लेके जाना है यह निर्भर करता रहेगा। लेट्स बिगिन। हमने पहला वाक्य भेजा था, भारत में प्रचुर मात्रा में प्रतिभाएं उपलब्ध हैं किंतु अवसरों की संख्या सीमित है। और सबसे ज्यादा सही सेंटेंस मिला है, इंडिया हैज अ प्लेंटी ऑफ टैलेंट बट अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। अब ध्यान दीजिए, एक बहुत अच्छी बारीकी सेंटेंस में ये थी कि हिंदी में लिखा था प्रतिभाएं, लेकिन हमने उसको इंग्लिश में लिखा है टैलेंट। प्रतिभाएं प्लूरल है लेकिन यहां टैलेंट्स नहीं होता, केवल टैलेंट ही आता है, ये सही था। अवसरों की संख्या सीमित है, इसको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज न करते हुए अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड ही करना था और ये सही किया भी गया है। इसी प्रकार से भारत में उपलब्ध हैं के लिए इंडिया हैज काफी है, लेकिन वह कौन सी बात है जो इस सेंटेंस को इनकरेक्ट करती है और वो है अ प्लेंटी ऑफ। ऑब्जर्व करें दोस्तों कि प्लेंटी ऑफ टैलेंट इज मोर स्टैंडर्ड, मोर करेक्ट यूज। तो प्लेंटी ऑफ टैलेंट इज मोर करेक्ट, हालांकि जो बाकी टफ चीजें थी वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने सही गैस कर ली थी। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस था, बीमारी के कारण वह मैच के लिए देर से पहुंचा। और 4 बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स ने इस सेंटेंस बनाया, ड्यू टू इलनेस ही केम लेट फॉर द मैच। एक बहुत अच्छी बात जो समझी आपने, वह देर से पहुंचा के लिए ही केम लेट काफी है, ही रीच्ड लेट, ही अराइव्ड लेट भी चलता है, वह भी सही होगा, लेकिन ज्यादा नेचुरल फ्लो जो है वो आपको मिलता है ही केम लेट में। ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्रांसलेशन कभी भी वर्ड फॉर वर्ड नहीं होता, ये हमेशा होता है आइडिया वाइज, और इसलिए जो आइडिया ज्यादा नेचुरल लग रहा है वो ही केम लेट ही सही था। बीमारी के कारण का काफी लोगों ने ट्रांसलेशन किया ड्यू टू इलनेस, लेकिन दोस्तों इसमें एक एरर है, और एरर क्या है, ड्यू टू से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, इट इज ड्यू टू इलनेस करना पड़ेगा और बाद में आपको दैट भी लगाना पड़ेगा इट इज को कंप्लीट करने के लिए। इट इज ड्यू टू इलनेस दैट ही केम लेट फॉर द मैच। तो ध्यान रखिए, ड्यू टू से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ये एक ऐसा फ्रेज है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आता। आप इसकी वजह चाहते तो बिकॉज ऑफ लगा सकते थे, आप चाहते तो ओइंग टू लगा सकते थे, लेकिन आप जानते होंगे कि ड्यू टू जितना कॉमन है उतने कॉमन ये दोनों नहीं है, और इसलिए इट इज ड्यू टू इलनेस इज मोर कॉमन एंड नेचुरल सेंटेंस। यह बीमारी के कारण हुआ कि वह मैच के लिए देर से आया। इट इज ड्यू टू इलनेस दैट आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट अ कैप्सूल यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस था, वह मौसमी बुखार से पीड़ित था किंतु अब वह एकदम ठीक है। और इसको फ्रेम किया स्टूडेंट्स ने, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सीजनल फीवर बट नाउ ही इज ऑल राइट। सफरिंग फ्रॉम बिल्कुल सही है, जब हम किसी बीमारी से या बुखार से पीड़ित होते हैं तो वी आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, राइट। आपने जोक सुना होगा कि ट्रेन में जब रामलाल को खांसी आई, छींके आई, तो श्यामलाल ने पूछा, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? तो जवाब दिया, नो आई एम सफरिंग फ्रॉम उज्जैन टू बॉम्बे। तो चलिए, सफर का मतलब हिंदी में अलग होता है, उर्दू में अलग होता है, और इंग्लिश में सफर का मतलब होता है बुखार से पीड़ित होना। सीजनल फीवर बिल्कुल सही है मौसमी बुखार के लिए, तो बिल्कुल सही था, किंतु के लिए बट हमने लगाया है। लेकिन यहां पर इस ऑल राइट वर्ड पर गौर करिए, जो आप में से काफी स्टूडेंट्स ने यूज किया है,
पर ऑल राइट ऐसा नहीं होता, हमको ऑल राइट अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई सारे बड़े वर्ड्स के छोटे फॉर्म्स, एब्रिज्ड फॉर्म्स बड़े कॉमनली यूज होते हैं, बट दे आर नॉट स्टिल स्टैंडर्ड। तो आपको हमेशा ऑल राइट अलग अलग ही यूज करना चाहिए। अगला हमारा सेंटेंस था, यदि किसी ने टेस्ट पूरा कर लिया है तो वे जा सकते हैं। यदि किसी ने टेस्ट पूरा कर लिया है, इफ एनीबडी हैज कंप्लीटेड द टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। किसी के लिए लगाया आपने एनीबडी, और इफ यदि लिख के लगाया आपने, इफ कंडीशन लगाया आपने, और डेफिनेटली यहां पर आपने कर लिया है, लगाया प्रेजेंट परफेक्ट। इफ एनीबडी हैज कंप्लीटेड द टेस्ट दे कैन गो। अब एक बहुत अच्छी बात जो आप लोगों ने समझ ली थी कि तो के लिए यह हमको देन नहीं लगाना है, और बिल्कुल सही किया आपने, तो के लिए कुछ नहीं लगाया, केवल कॉमा लगाया है। लेकिन इसमें फिर भी एक एरर है, यह सेंटेंस अभी भी इनकरेक्ट है। इफ एनीबडी हैज कंप्लीटेड द टेस्ट दे कैन गो। पे अटेंशन टू दिस वर्ड दे हियर, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ही कैन गो। इफ एनीबडी कैन कंप्लीट द टेस्ट ही कैन गो, ये कन्वेंशनली राइट है। यदि आप कोई भी ग्रामर बुक उठाएंगे तो आपको मिलेगा ही कैन गो, लेकिन आजकल यहां पर शी कैन गो लगाने को पॉलिटिकली राइट माना जाता है। आप पता होगा दोस्तों, आजकल कि समय चल रहा है जेंडर जस्टिस का। हम पुराने समय में लड़का या लड़की दोनों के लिए ही का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल उसके लिए शी के इस्तेमाल करने का चलन जोर पकड़ रहा है। यू लुक मॉडर्न, यू लुक मोर जस्टिफाइड। ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा जेंडर कॉन्शियस हैं और आप ज़्यादा पॉलिटिकल राइट हैं यदि आप किसी के लिए एक वचन में शी लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको ओल्ड बुक्स में ही मिलेगा, लेकिन आजकल पॉलिटिकली शी लगाने को ज़्यादा एडवांस माना जाता है। हालांकि सही ये दोनों ही हैं, दे विल डेफिनेटली बी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राम और लक्ष्मण के पिताजी को उन दोनों की बहुत याद आ रही थी। अब काफ़ी सारे लोगों ने समझ लिया कि बहुत याद आने के लिए केवल मिस वर्ड हमको लगाना चाहिए। मुझे एक कॉमन फ्रेम ये मिला इसका, राम्स एंड लक्ष्मण फादर वॉज मिसिंग देम वेरी मच। कुछ लोगों ने यहाँ वेरी मच बेडली भी लगाया था, वो भी चलेगा, मिसिंग बेडली भी आ सकता है, पर मिसिंग वेरी मच ज़्यादा न्यूट्रल है। मिसिंग बेडली में सेंस ऐसा आ रहा है कि वो बहुत ख़राब फील कर रहे थे, लेकिन हम सेंटेंस देखें उन दोनों की बहुत याद आ रही थी, तो नेसेसरीली इसको भी हम नेगेटिव नहीं मान सकते, इसलिए मैंने वेरी मच को सही माना है। पर फिर भी इस सेंटेंस में एरर तो है, और वो कौन सी है देखिए। चूंकि राम और लक्ष्मण फादर एक ही में वॉज लगाया, तो जब दोनों के फादर एक थे तो एक अपॉस्ट्रॉफी ऐसे काम चल जाता, राम एंड लक्ष्मण फादर। यहां आपको राम्स एंड लक्ष्मण फादर हम तब लगाते जब दोनों के पिता अलग अलग होते। निश्चित तौर पर यदि दोनों की माताओं की बात होती तो आप लगाते राम्स एंड लक्ष्मण मदर्स वर मिसिंग देम वेरी मच, क्योंकि दोनों की माताएं अलग अलग थी, कौशल्या और सुमित्रा, लेकिन दोनों के पिता एक ही थे दशरथ, इसलिए राम एंड लक्ष्मण फादर वॉज मिसिंग देम वेरी मच विल बी द करेक्ट यूज। हमारा अगला सेंटेंस था, यह मानते हुए कि वह समय के पूर्व भी आ सकते हैं, हमें अपनी सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। यह मानते हुए कि वह समय के पूर्व भी आ सकते हैं। अब देखिए, सपोजिंग इफ ही कम्स बिफोर टाइम बाद में आ गया, और हमें अपनी सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। वी शुड बी रेडी विद द अरेंजमेंट्स, वी शुड मेक ऑल अरेंजमेंट्स भी हो सकता था, वी शुड कंप्लीट ऑल द अरेंजमेंट्स भी हो सकता था, बट वी शुड बी रेडी विद द अरेंजमेंट्स ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा अच्छा कॉलोकेशन है, ज़्यादा नेचुरल है, जिस तरह से आमतौर पर इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में एरर कौन सी है? एरर है सपोजिंग और इफ को आपने दो बार इस्तेमाल किया दोस्तों, याद रखिए केवल एक ही काफी है। वी शुड बी रेडी विद द अरेंजमेंट सपोजिंग ही कम्स बिफोर टाइम, या फिर इफ ही कम्स बिफोर टाइम। वी शुड बी रेडी विद द अरेंजमेंट इफ ही कम्स बिफोर टाइम। तो सपोजिंग और इफ रिप्लेसेबल है, कोई भी एक काफी है। सपोजिंग इफ बोलने का जो चलन बड़ा ही कॉमन है, यदि आप YouTube पर अच्छे कॉलेजेस के बच्चों के वीडियोस देखेंगे तो सपोजिंग इफ वो आपको काफी कॉमनली बोलते हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये गलत तो है। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा लोगों के बोलने से भी कि कोई पैटर्न
स्टैंडर्ड नहीं होता जब तक कि कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी या डिक्शनरी या कोई ग्रामरियन इसको मान्यता न दे, अभी तक सपोजिंग इफ इज नॉन स्टैंडर्ड। अगला सेंटेंस था, आपको अपने स्टाफ की अनियमितताएं सहन नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट एंड्योर इरेगुलरिटीज ऑफ योर स्टाफ। ये मेरी गलती हुई है, यहाँ योर स्टाफ आना चाहिए। आपको अपने स्टाफ की अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज ऑफ योर स्टाफ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको नहीं करना चाहिए यू शुड नॉट, और सहन करने के लिए लगाया गया है इंड्योर, तो सेंटेंस काफ़ी सही लगता है। लेकिन इसमें एरर है, और वो एरर है एंड्योर वर्ड में। दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्योर की जगह लगाना पड़ेगा टॉलरेट। अब दोनों में क्या अंतर है? एंड्योर जब आप कोई दर्द सहन करते हैं, कोई तकलीफ सहन करते हैं, आप बिना किसी शिकायत के कोई तकलीफ उठा लें तो दर्द सहन कर रहे हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति की नालायकी सहन कर रहे हैं, आप उसको बिगाड़ रहे हैं, और जो आपको बोलना चाहिए आप नहीं बोल रहे हैं, तो आप टॉलरेट कर रहे हैं। माता पिता बच्चों की गलतियों को टॉलरेट करते हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स की एरर्स को टॉलरेट करते हैं, लेकिन आप अपने पेन्स को, अपने हेडेक को, अपनी तकलीफों को एंड्योर करते हैं। तो एंड्योर जो आपको बहादुर बनाता है, लेकिन टॉलरेट जब आप इनडिसिप्लिन को बढ़ावा दे रहे हैं। यू शुड नॉट टॉलरेट, यू मस्ट नॉट टॉलरेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस था, मुझे 100% आत्मविश्वास है कि यदि आप इन कैप्सूल्स को नियमित रूप से देखेंगे तो आपको बैंक पीओ तथा एसएससी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए सबसे कॉमन सेंटेंस मिला है, आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट सक्सेस इन बैंक पीओ एंड एसएससी एग्जामिनेशंस इफ यू वॉच दीज कैप्सूल्स रेगुलरली। इफ यू वॉच दीज कैप्सूल्स रेगुलरली, यदि आप इन कैप्सूल्स को नियमित रूप से देखेंगे, बिल्कुल सही। यू विल गेट सक्सेस इन बैंक पीओ एंड एसएससी एग्जामिनेशंस, आपको बैंक पीओ और एसएससी एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी। और ये हमारा 32 साल का अनुभव बोल रहा है दोस्तों, किस तरीके से आप निश्चित तौर पर इंग्लिश का सेक्शन क्वालिफाई कर लेंगे। मुझे 100% आत्मविश्वास है, आई एम 100% श्योर। अब यहाँ गौर करिए कि इसमें एरर क्या है। वाई इज इट इनकरेक्ट डियर फ्रेंड्स? देखिए 100% जिसको कहा जाता है आज भी इंडियनिज्म, दुनिया कहती है कि बहुत सारे इंडियंस ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर आपको 100% ही यूज़ करना चाहिए। आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट सक्सेस इन बैंक पीओ एंड एसएससी एग्जामिनेशंस इफ यू वॉच दिस कैप्सूल्स रेगुलरली। तो ध्यान रखें दोस्तों कि 100% का इस्तेमाल 100% के लिए नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल होता है जब आपको अपने द्वारा खर्च किए गए पाई की वैल्यू मिलती है, तो आपको 100% वैल्यू मिलती है। यहाँ सेंट का मतलब होता है डॉलर का 100वां हिस्सा। लेकिन आप 100% विश्वस्त हैं तो लगाएंगे 100% श्योर। हमारा अगला सेंटेंस था, कृपया इन नियमों को बहुत ध्यान से एक एक शब्द पढ़िए। और आपने लिखा है, प्लीज रीड दीज रूल्स वर्ड बाय वर्ड वेरी अटेंटिवली। कृपया के लिए लगाया गया है प्लीज, पढ़ने के लिए रीड, इन नियमों के लिए दीज रूल्स, और बहुत ध्यान से वेरी अटेंटिवली। और एक एक शब्द के लिए आपने लगाया है वर्ड बाय वर्ड। और दोस्तों सेंटेंस गलत है, बिकॉज वर्ड बाय वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, लेकिन ये गलत है। सही होता है वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड बाय वर्ड नहीं लगाते कभी भी, वर्ड फॉर वर्ड मतलब एक एक शब्द को बारीकी से देखना, अटेंशन टू डिटेल्स। हमारा अगला सेंटेंस था, कृपया पूरे मामले को ध्यान से देखिए तथा आवश्यक कार्यवाही करिए। और आपने बनाया है, प्लीज लुक इनटू द मैटर वेरी केयरफुली एंड डू द नीडफुल। कृपया पूरे मामले को ध्यान से देखिए, लुक इनटू द मैटर बिल्कुल सही लगाया गया है, बहुत ध्यान से। वेरी केयरफुली भी सही है, वेरी अटेंटिवली भी सही होता, और आवश्यक कार्रवाई करिए के लिए सबसे कॉमनली लगाया गया है डू द नीडफुल। और दोस्तों ये सही नहीं है। डू द नीडफुल भले ही इंडिया में बहुत कॉमन हो, लेकिन ये सही नहीं है। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एंड डू व्हाट इज नेसेसरी। जो भी आवश्यक हो वह करिए, प्लीज लुक इनटू द मैटर वेरी केयरफुली एंड डू व्हाट इज नेसेसरी। ये आप लगा सकते हैं, एंड प्लीज टेक द नेसेसरी स्टेप्स, ये भी आप यहां पर लगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स,
आपको ये कैप्सूल कैसा लगा हमें जरूर बताइए। एक नया हमने प्रयोग किया है, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमारे इस प्रयोग को जारी रखने या न रखने के बारे में फैसला करेंगे। तो हमें आपके कमेंट्स, आपका अनुभव बताते रहिए और विश्वास रखिए कि जैसा आप चाहेंगे यह चैनल बिल्कुल वैसा ही बनेगा। यह आपके लिए है, आप सभी के लिए है जो कैट के एग्जाम दे रहे हैं, क्लेट दे रहे हैं, IPM दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं, RRB दे रहे हैं। आपके सारे सपनों को इंग्लिश के माध्यम से पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है VGA। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।